नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर केंद्रीय बजट सीरीज के 5वें वीडियो की। दोस्तों 4 वीडियोस केंद्रीय बजट श्रृंखला के ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो 4 वीडियो जो चैनल पर अपलोड हैं बजट से संबंधित उनको देखें, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे, उनको अच्छे से वीडियो समझ में आएंगी। तो दोस्तों आज हम आ पहुंचे हैं प्रत्यक्ष कर में। तो टैक्सेशन की बात आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम प्रत्यक्ष कर देखेंगे। तो प्रत्यक्ष कर को देखने से पहले समझ लेते हैं कि कर को इंग्लिश में दोस्तों टैक्स बोलते हैं। तो समझ लेते हैं कि कर होता क्या है आखिर। अगर आपको सामान्य भाषा में कर का मतलब समझाऊं तो देखो दोस्तों, आप किसी देश के नागरिक हैं। तो मान लो कि नागरिकों को कई सेवाएं गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। उन सेवाओं को प्रोवाइड कराने के बदले जो गवर्नमेंट्स होती है वह नागरिकों से कुछ शुल्क लेती है, और जो शुल्क गवर्नमेंट नागरिकों से लेती है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कर। गवर्नमेंट नागरिकों से क्या लेती है, शुल्क, और किसके बदले, कुछ सेवाओं के बदले, सेवा के बदले शुल्क लेती है, और उसी को दोस्तों बोलते हैं कर यानी कि टैक्स। तो सामान्य भाषा में आप समझ गए कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकारों द्वारा नागरिकों से कुछ शुल्क लिया जाता है, जिसे बोलते हैं कर। ठीक है, तो कर, आप इतना आई होप आपको कर के बारे में समझ आ गया होगा। अब एक बात आई शुल्क। तो कर शुल्क में अंतर क्या होता है। तो कर तो आप समझ गए कि जो सरकारें होती हैं नागरिकों को विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं देती हैं, उसके बदले नागरिकों से कुछ शुल्क लेती हैं, जिसे हम कर बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों अब शुल्क जो है, शुल्क को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखो दोस्तों, एक होता है प्रत्यक्ष लाभ, एक होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ का डायरेक्ट इफेक्ट आप पर तुरंत पड़ता है और अप्रत्यक्ष लाभ का आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो शुल्क जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने के कारण जब कोई कर आपसे लिया जाए सरकार द्वारा तो उसे हम शुल्क बोल देते हैं। क्या कहते हैं, शुल्क। मान लीजिए कि किसी सरकार द्वारा, सरकार है वो आपको किसी अप्रत्यक्ष सेवा के बदले, सॉरी एक मिनट, अप्रत्यक्ष गड़बड़ हो गया, अप्रत्यक्ष सेवा, बताओ हिंदी लिखना नहीं आ रहा मास्टर को। अप्रत्यक्ष सेवा, जो सेवा है, जो अप्रत्यक्ष सेवा जो सरकार द्वारा किसको प्रोवाइड कराई जा रही है, नागरिकों को उसके बदले अगर सरकार कोई शुल्क लेती है, कोई कर लगाती है, तो उसको हम शुल्क बोल देते हैं। ठीक है, तो सरकार जो है शुल्क उसको बोलते हैं जब सरकार अप्रत्यक्ष सेवा के बदले नागरिकों से टैक्स ले, उसको शुल्क बोल देते हैं। तो आई होप आपको शुल्क और टैक्स समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब जो है शुल्कों में आप ये मान सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन का शुल्क, जैसे उत्पाद शुल्क आप बोल सकते हैं, सीमा शुल्क बोल सकते हैं। तो इस तरह से तो कर, आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जो विभिन्न सुविधा और सेवाएं सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके बदले में नागरिकों से यदि कोई शुल्क लिया जाए तो उसको कर बोलते हैं। और शुल्क का मतलब होता है कि जब सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने के कारण नागरिकों पर कोई कर लगाए तो उसको हम शुल्क बोल देते हैं, जैसे उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। अब बात करेंगे कि कर आखिर होता क्या है। देखो दोस्तों, एक सामान्य भाषा में कर का मतलब आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा ना किताबी भाषा में बताता हूं। जो कर होता है वह सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान होता है, यानी कि कर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं अपनी आय के बदले कर उनको, तो आपके ऊपर कर चोरी का भी केस बना दिया जाता है। तो जो सरकार है वो उसको अनिवार्य भुगतान देना पड़ता है कर को, सभी नागरिकों को। और करदाता जो होते हैं द्वारा प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति की आशा के बिना कर दिया जाता है। तो जो करदाता होता है यानी कि हम जो होते हैं, जो कर सरकार गवर्नमेंट को देते हैं, हम ये मान कर देते हैं
कि इसके बदले हमें ना कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलने वाला है। तो प्रत्यक्ष लाभ की आशा के बिना जो हम कर देते हैं, प्रत्यक्ष लाभ जो है वो नहीं मिलता है, तो उसको एक अनिवार्य जो भुगतान होता है उसको हम कर बोल देते हैं। अब आधुनिक इकोनॉमी जो है उसके अंदर जो टैक्स है उसको क्या कहते हैं कि जो इनकम है, इनकम है जो आपकी, इनकम है जो आपकी यानी कि आय, आय का क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन है, पुनर्वितरण। आय का क्या होता जाता है, पुनर्वितरण। ठीक है, जो टैक्स है वह आय का एक पुनर्वितरण के लिए एक क्या है, सिस्टम है, सिस्टम है, एक व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो आय का पुनर्वितरण के लिए एक व्यवस्था है, क्या है, टैक्स। ठीक है, तो आपको टैक्स भी समझ में आ गया होगा। देखो जो सरकारें होती हैं वो कर क्यों लगाती हैं, तो सरकारों द्वारा जो कर होता है वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वह जो गवर्नमेंट है वह सार्वजनिक खर्च से संबंधित जो अपने दायित्व है उसका निर्वाह कर सके। दोस्तों एक सार्वजनिक मद में जो खर्च किया जाता है वह कर के माध्यम से ही खर्च किया जाता है। जैसे आपका रेलवे हुआ, ठीक है, रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्र का अगर उपक्रम है, रेलवे, सॉरी आज तो मुझे क्या हो गया, मैं रेलवे भी सही से नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये रेलवे जो है मान लो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो जैसे रेलवे में कभी आप यात्रा करते होंगे तो आपको पंखे वंखे के आसपास या कहीं लिखा होता है कि यह सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक जो सेवा आपको प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, वो कर जो आपसे लेती है ना उसी के बदले प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आपको कर समझ में आ गया होगा। करारोपण जो होता है, जो टैक्सेशन होता है, जो टैक्स लगाया जाता है, देखो उसके पीछे के उद्देश्य क्या होते हैं कि अर्थव्यवस्था को, जो इकोनॉमी है उसको रेगुलेट करना, ठीक है, उसके नियमन करने के लिए और राजस्व की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, ताकि इनकम हो, और आय जो होती है, जो आय है उसका क्या करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पुनर्वितरण करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जाता है। अब देखो इतना समझने के बाद एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, अंतिम बात। जो कर होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, कर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो हम आज जो है, आज की डिस्कशन में, जो इस सेशन में हम बात करेंगे वह बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की, और प्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स, जो कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि आज हम डायरेक्ट टैक्स पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स जो होता है, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष जो कर होता है वह क्या है, डायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वह क्या होता है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स के अंदर जब कर चुकाने का जो दायित्व है, करापात, कराघात जिसको बोलते हैं, कर चुकाने का दायित्व तथा कर का भार एक ही बिंदु पर आए, जो दायित्व है, कर चुकाने का जो दायित्व है और जो कर का भार है, जो दायित्व और भार किस पर आए, सिर्फ एक बिंदु पर आए। ठीक है, जब कर का चुकाने का दायित्व और कर का जो भार है जब एक ही बिंदु पर आए तो ऐसा कर क्या होता है, ऐसा कर होता है आपका प्रत्यक्ष कर। तो आप समझ गए होंगे कि जब कर चुकाने का भार और दायित्व, अब भार जो दायित्व है, जो ये आपका दायित्व है, दायित्व को हम बोलते हैं कराघात, कराघात यानी कि कर का आघात जो है, और जो भार है, भार को दोस्तों हम बोलते हैं, भार को हिंदी में बोलते हैं, और एक जो इकोनॉमिक टर्म है उसको हम करापात बोलते हैं। ठीक है, तो कराघात और करापात जब एक ही बिंदु पर आए, एक यूनिट पर आए, ठीक है, एक यूनिट पर आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर।
अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो यदि किसी कर का प्राथमिक भाग अर्थात कर राशि जमा करने का दायित्व जिस व्यक्ति या संस्था पर हो और अंतिम रूप से कर उसी व्यक्ति या संस्था द्वारा चुकाए जाएं तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है इकोनॉमिक टर्म है तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आए, लेकिन आप फिर भी जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे तो मैंने अपना बेस्ट दिया है समझाने के लिए, तो आपको जरूर चीजें समझ आएंगी। अब देखो, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर उसको हम केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में समझें, केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसको समझें तो हम पाएंगे कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं। आयकर आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, जो इनकम टैक्स होती है, इनकम टैक्स, आयकर आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। निगम कर, जो निगमों से कर आता है, तो निगम कर भी एक प्रत्यक्ष कर है। व्यय कर, व्यय कर भी आपका एक प्रत्यक्ष कर ही है। संपदा शुल्क हो गया आपका, संपदा शुल्क, प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक प्रत्यक्ष कर हो गया। उपहार कर, जैसे गिफ्ट पर टैक्स लगते हैं, गिफ्ट पर टैक्स, तो ये भी क्या हो गया आपका? एक प्रत्यक्ष कर। ब्याज पे कर जो आपका लगता है, ब्याज कर, तो ये भी आपका क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। देखो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर जो है एक पुराना मतलब डाटा है और अभी भी उसी के आसपास है डाटा। जो प्रत्यक्ष कर है वो भारत के जो राजस्व है उसमें लगभग 55 से 56% का योगदान उसका देता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष करों की जो प्रकृति होती है वो अदाई की योग्यता के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि लोग उसको कितना अदा करते हैं। ठीक है, तो कर आपको आई थिंक इतनी चर्चा के बाद कर तो समझ में आ गया होगा और समझ में आया होगा कि कर लगाया क्यों जाता है। कर देखो, 3 चीजें याद रखना। कर एक तो अर्थव्यवस्था का नियमन करना होता है, इकोनॉमी को रेगुलेट करना होता है, इसलिए लगाया जाता है। दूसरा, राजस्व की प्राप्ति के लिए कर लगाया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कर लगाया जाता है। और दूसरा, आय का पुनर्वितरण, जैसे कि सैलरीड क्लास लोग हैं तो उनको जो भी पैसा जा रहा है वो कट के जाता है। गवर्नमेंट पहले से ही टैक्स काट लेती है, तब उनको महीने की सैलरी मिलती है और उसी टैक्स के बदले जो लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं वह उन्हीं कर्मचारियों के काटे हुए कर से प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई और हो, कोई सरकारी कर्मचारी को एक छोटी परिधि में आप मत देखना, कोई और भी हो सकते हैं जो भी कर अदायगी करते हैं, उनके जो उनसे रेवेन्यू कलेक्शन होता है उनसे गवर्नमेंट जो है वह क्या करती है कि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। कर से क्या करती है? सार्वजनिक सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं जो है सरकार प्रदान करती है। और किसको करती है? अपने नागरिकों को करती है, यानी कि हम लोग जो भी रेलवे वगैरह है वो सब नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। किसके बदले? टैक्स के बदले। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो सार्वजनिक सेवाओं में ही जो है नागरिकों के लिए वो लगाती है। तो दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम, जो डिस्कशन है हमारा आज का प्रत्यक्ष कर, उसमें देखते हैं कि बजट के अंतर्गत उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो दोस्तों, अब आप कर समझ चुके हैं, तो अब आइए डिस्कस करते हैं प्रत्यक्ष कर का जो है बजट के अंतर्गत क्या बातें प्रत्यक्ष कर में की गई हैं। देखो, व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था को गवर्नमेंट क्या करेगी? सरल बनाएगी। व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था को सरल बनाएगी। इसके लिए नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। तो आप याद रखना, ये आपका एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि अगर नई कर व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया है कि जिनकी भी इनकम 7 लाख रुपए तक है वार्षिक, उनको क्या करना है? टैक्स नहीं देना है। जिनकी भी इनकम 7 लाख रुपए तक वार्षिक है उनको कर नहीं देना है। आगे, नई कर व्यवस्था में कर संरचना के स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर के 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो कर स्लैब की संरचना की जो स्लैब है, स्लैब की सीमा कितनी कर दी गई है? 5,
और कर छूट की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 3 लाख रुपए। तो ये चीजें जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर अधिभार सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। यानी कि अगर 2 करोड़ रुपए तक की आय है आपकी, तो न्यू इकोनॉमिक जो टैक्स रिजीम है उसके अंतर्गत जो अधिभार लगाया जाता था, जो सरचार्ज लगाया जाता था, वो पहले था 37%, अब कर दिया गया है 25%। ठीक है, आगे नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया है। हालांकि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी क्या होगा, बना रहेगा। अभी भी पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं आप, भले नई कर व्यवस्था आ गई है, लेकिन अभी भी पुरानी कर व्यवस्था के जो लाभ हैं वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे है सामान्य आयकर रिटर्न फॉर्म की शुरुआत कर दी गई है। एक नई चीज कर दी गई है कि सामान्य आयकर रिटर्न का जो फॉर्म है वो करवाया जाने लगा है, वो भरा जाने लगा है। इससे क्या है, करदाताओं के लिए जो है और रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया क्या होगी, सरल होगी। साथ ही इससे करदाता संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और एक जो शिकायत का निवारण तंत्र है वो भी अच्छा होगा, इससे स्ट्रेंथन होगा शिकायत निवारण तंत्र भी। ठीक है, तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाने लगा है, रिटर्न फॉर्म की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखना, और ये जो बॉक्स है, बॉक्स को अच्छे से आप लोग स्टडी करना। ठीक है, कि जीडीपी के कितने % आपका आयकर है, जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या है कि एमएसएमई और पेशेवर, इसको देख लो क्या है इसमें। वर्तमान में 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर, यानी कि 2 करोड़ तक का अगर आपका कारोबार होता है, तो उस ऐसे कारोबार करने वाले सूक्ष्म उद्यम जो माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं, और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर जो हैं, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं, प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। कैसे लोग, 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले पेशेवर प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बजट में प्रकल्पित कराधान की सीमा को सूक्ष्म उद्यमों के लिए 3 करोड़ रुपए तक और 5% से कम नगद प्राप्तियों वाले पेशेवरों के लिए 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया गया है। एमएसएमई को किए गए किसी भी भुगतान को व्यय के रूप में तभी मान्य किया जाएगा जब वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो। अब देखो अगला है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत क्या है, कर में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण जो गतिविधि है शुरू करने वाली जो नई सहकारी समितियों को 15% की रियायती दर से कर का भुगतान करना होगा। कब तक जो शुरू करते हैं काम, ये आपका काम अगर 31 मार्च 2024 तक जो विनिर्माण सेक्टर में शुरू कर रही नई सहकारी समितियां, उनको 15% तक की रियायत से कर भुगतान करने के लिए सहूलियत दी गई है। ठीक है, अब चीनी सहकारी समितियां क्या है, इसके अंतर्गत निर्धारक वर्ष जो असेसमेंट ईयर होते हैं 2016-17 से पूर्व के वर्षों के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का व्यय के रूप में दावा प्रस्तुत कर सकती है। चीनी सहकारी समितियां जो हैं वो क्या कर सकती हैं, 2016-17 से पहले के वर्षों में गन्ना किसानों के लिए जो भुगतान किया है उसको जो है व्यय के रूप में अब दावा कर सकती हैं। ठीक है, आगे सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी के संबंध में स्रोत पर कटौती यानी कि टीडीएस की सीमा को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया, टीडीएस की सीमा को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए। ठीक है, अब अगला है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जो पीएसीज होती हैं और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नगद जमा एवं ऋण के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपए की उच्चतर सीमा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं, स्टार्टअप्स की बात करेंगे। अब देखते हैं स्टार्टअप्स के अंदर क्या कहा गया है। स्टार्टअप्स के लिए आयकर संबंधी लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तिथि संबंधी पात्रता को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाएगा।
स्टार्टअप्स को शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर हानियों को कैरी फॉरवर्ड करने संबंधी समय सीमा को स्टार्टअप्स के निगमन की तिथि के आधार पर 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया जाएगा। अपीलों के निराकरण में विलंब को कम करना, जैसे छोटे स्तर पर अपीलों की सुनवाई और निपटारे के लिए 100 संयुक्त आयुक्तों को नियुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। क्या होगा? 100 संयुक्त आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। किसके लिए? कि जो छोटे स्तर की अपीलें हैं उनको निपटाने के लिए। अब कर रियायतों का बेहतर लक्ष्यीकरण। आवासीय मकान में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया जाएगा। कितना? आवासीय मकान में जो निवेश पर जो पूंजीगत लाभ है उससे कटौती की सीमा को कितना निर्धारित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है? 10 करोड़ रुपए। ठीक है। आगे अनुपालन और कर प्रशासन में सुधार। अंतरण मूल्यांकन अधिकारी यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर द्वारा कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को दस्तावेजों और सूचनाओं की जो प्रस्तुति के लिए दी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम समयावधि को 30 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया है? 10 दिन। तो ये चीजें आप याद रखना, कहीं न कहीं आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा याद रखना कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित जो टीडीएस के लिए जो है वह न्यूनतम 10,000 रुपए की सीमा को घटाया जाएगा और साथ ही ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को भी स्पष्ट किया जाएगा। भौतिक स्वर्ण को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को भौतिक स्वर्ण में बदलने की पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक जो गोल्ड रिसिप्ट है उसमें भौतिक स्वर्ण को बदलने और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को भौतिक स्वर्ण में बदलने को आप पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं। आगे गैर पैन मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि से निकाली गई राशि के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 20% कर दिया जाएगा। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, ये इससे जो प्राप्त आय है उस पर क्या होगा? कर लगाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और आगे एक है आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अग्निवीर कोष को एग्जेम्प्ट का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों अग्निपथ जो योजना है 2022 में नामांकित जो अग्निवीर हैं द्वारा अग्निवीर कार्पस फंड से प्राप्त भुगतान को करों से मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। जो अग्निवीर कार्पस फंड है उनसे जो प्राप्त भुगतान होगा उनको क्या होगा कि करों से मुक्त रखा जाएगा। इसका प्रस्ताव किया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो कि गुजरात का गिफ्ट सिटी है, उसको स्थानांतरित किए जाने वाले धन के लिए कर लाभ की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। निवेश से संबंधित है आपका गिफ्ट सिटी गुजरात का, ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश हब जो है गिफ्ट सिटी एक डेवलप किया गया है। ठीक है। आगे आईडीबीआई जो बैंक है, आईडीबीआई बैंक सहित अन्य रणनीतिक विनिवेशों पर हानियों को कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति जो है वह दी जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। आगे देखते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा रुपी कहां से आता है ये देख लेना आप। ठीक है, रुपी कहां से आता है और रुपी कहां जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना कि आप 2% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आता है, 4% कस्टम से, 6% नॉन टैक्स रिसिप्ट से, 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 15% इनकम टैक्स से और 15% कॉर्पोरेट टैक्स से, 17% जीएसटी से और अदर हिस्से से आता है, 34% जो है बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज से आता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। तो सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वह कहां से आता है, इसको आप देख लेना कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा है आपका 34% है। तो 34% आपका बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज से आता है और 17% सेकेंड लार्जेस्ट जो है वह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका जीएसटी है और कुछ अदर चीजों से आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको द हिंदू की डेली पीडीएफ आपको हिंदी में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।